हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का वन शॉर्ट लेक्चर। यानी कि पूरा चैप्टर को हम लोग 1 घंटा के अंदर फिनिश करने वाले हैं। लेकिन 1 घंटे में हम लोग इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। हर एक चीज़ आपको मैं अच्छे तरह से एक वन शॉर्ट लेक्चर में ही आपको समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये सेल क्या होता है। तो देखिए, सेल को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, जिस तरह से आपका जो घर है ब्रिक से मिलकर बना होता है, ईंटों के जुड़ने से आपका जो घर बनता है, या फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका बुक होता है वो किस चीज़ से बनता है, पेज के जुड़ने से। यानी कि बहुत सारा पेज जब ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, बुक बन जाता है उससे। उसी तरह जो हमारा बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यानी कि सेल ही जुड़ कर क्या बना दिया है, पूरा ह्यूमन का बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। यानी सबसे छोटा यूनिट जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका घर में सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो उसमें लगा हुआ ईंटा यानी कि ब्रिक है। उसी तरह हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा यूनिट क्या है जिससे वो बॉडी बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे सेल है। यानी आपका पूरा बॉडी सेल के मिलने से ही बना हुआ है। लेकिन इतना छोटा होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तभी आप सेल को देख पाते हैं। अब बात करते हैं इसका डिफिनेशन को, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में डिफिनेशन ही तो लिखना है इन द एंड। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक है यानी सबसे छोटा है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। जैसे कि आपका हाथ है तो किस चीज़ से बना हुआ है, सेल है, सेल से बना हुआ है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल कहते हैं। अब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फंक्शन है वो किसके अंदर होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, यानी कि जिससे फूड से एनर्जी निकाला जाता है। डाइजेशन होता है, यानी कि खाना का पचना होता है। ये सारा कुछ कहाँ होता है, तो सेल के अंदर ही तो होता है। यानी कि इसी के अंदर तो फंक्शन होता है जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो इसीलिए इसको फंक्शनल भी कहा जाता है। यानी कि आप याद रखेंगे कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है डिफरेंट टाइप का। जैसे कि आपके हाथ का स्ट्रक्चर बनाया, आपका जो पैर है उसका स्ट्रक्चर बनाया, यानी डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसके कारण आज हम लोग जिंदा हैं। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल का आखिर डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो देखिए 3-4 साइंटिस्ट है जिसके बारे में आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कवरी को नहीं करेंगे क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए, मैं आपको समझाते हुए कंप्लीट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। सबसे पहले सेल को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। और कब देखा था, तो 1665 में देखा था। लेकिन ये जो सेल देखे थे, आप याद रखिएगा कि इन्होंने डेड सेल को देखा था। कैसे सेल को देखा था, डेड सेल को देखा था, लिविंग सेल को नहीं देखा था, जिंदा सेल को नहीं देखा था, ये मरे हुए सेल को देखा था। देखिए सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप याद रखिएगा क्या चीज़, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और कब किया था, 1665 में। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था वो सेल कैसा था, डेड सेल था। कौन सा सेल था, डेड सेल था। उसके बाद आप सेकंड साइंटिस्ट के बारे में याद रखेंगे। तो सेकंड साइंटिस्ट आप याद रखेंगे ल्यूवेनहुक के बारे में। जिसका पूरा नाम होता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, लेकिन आप सिंपल ल्यूवेनहुक के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने भी सेल को ही डिस्कवर किया था, लेकिन जो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था, लिविंग सेल था। लिविंग सेल के मतलब क्या, जिंदा सेल था। यानी कि जैसे कि इन्होंने पौंड के तालाब के पानी में इन्होंने क्या देखा था, बैक्टीरिया के सेल को देखा था, अमीबा के सेल को देखा था। यानी कि यहाँ पर आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल देखा था वो डेड सेल
सेल था, लेकिन जो ल्यूवेनहुक ने सेल देखा था 1674 में वो हमारा लिविंग सेल था। तो अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल का डिस्कवरी तो ल्यूवेनहुक याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए डेड सेल का डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में कि इन्होंने क्या देखा था। तो देखिए सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या नाम होता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में क्या होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, सारा कुछ डिसाइड करता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था, तो 1831 में किया था। तो यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का भी छोटा से छोटा डाउट अगर आपको बचता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा लेक्चर फास्ट है क्योंकि ये हमारा वन शॉट में है। अगर डिटेल में चाहिए तो डिटेल में इस चैनल पर ही अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। इसी चैप्टर को 3 लेक्चर्स के अंदर भी कंप्लीट कराया गया है, जहाँ बहुत ही आराम से हमने पढ़ा था। सेल का डिस्कवरी को भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, सारा कुछ डिटेल में पढ़ा था। लेकिन जैसा कि वन शॉट लेक्चर है तो थोड़ा लेक्चर फास्ट होगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसको इस लेक्चर में ऐड नहीं किया गया है। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये वन शॉट लेक्चर ही आपके लिए काफ़ी है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ऐड कर दिया गया है। तो इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि आखिर ये सेल थ्योरी क्या है। तो देखिए आप याद रखेंगे कि स्क्लेडन एंड स्वान गेव सेल थ्योरी। आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे 2 साइंटिस्ट हैं, एक है स्क्लेडन और दूसरा क्या है, स्वान। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, सेल के बारे में थ्योरी दिया था। सेल के बारे में सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में कुछ बताया था कि सेल क्या है, क्या मतलब कि कैसे डिवाइड करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्क्लेडन एंड स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दिया था, हमारा सेल थ्योरी दिया था। अब बात आता है कि सेल थ्योरी में बोला क्या गया था। तो देखिए इन दोनों ने बताया था मिलकर कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और यही हमारा क्या है, सेल थ्योरी है। तो यही चीज़ मतलब आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने प्लांट्स और एनिमल है वो सेल से ही बने हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि किसने दिया था सेल थ्योरी, तो आप याद रखिएगा स्क्लेडन एंड स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। अब सेल थ्योरी में थोड़ा सा और ऐड करके मतलब कि इसको और मॉडिफाई कर दिया था। एक और साइंटिस्ट आया था, कौन, वर्चो नाम का एक साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे, वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था, एक्सपेंड किया था, यानी और इसमें कुछ ऐड किया था। सेल थ्योरी में एक और पॉइंट किसने ऐड किया था, वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। तो इन्होंने कौन सा पॉइंट ऐड किया था, तो इन्होंने बताया था कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल्स हैं वे पहले वाले सेल से ही बनते हैं। जैसे कि पहले एक सेल था, यही सेल डिवाइड करके नया सेल भी बनाएगा। और यही चीज़ को किसने बताया था, वर्चो ने। कौन से साइंटिस्ट हैं, वर्चो। इनका नाम पूरा नाम क्या है, रुडोल्फ वर्चो, लेकिन आप वर्चो से भी याद रख सकते हैं। तो आप सेल थ्योरी में 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला ए और दूसरा ए वाला। तो आपसे यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जिनमें लाइफ है, कोई जो जिंदा है, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर मतलब क्या, जिसके पास सेल होगा, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास या तो 1 सेल हो या 1 से ज़्यादा सेल हो, उन्हें हम कौन सा ऑर्गेनिज्म कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और नॉन सेलुलर, यहाँ पर नॉन आगे ही आ गया, यानी कि नॉन सेलुलर, इनके पास कोई सेल नहीं होगा, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई भी सेल नहीं होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन सेलुलर कहेंगे। जैसे कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं सेलुलर का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंटेन आइदर 1 और मेनी सेल इन देयर बॉडी, यानी इनके पास 1 या 1 से अधिक सेल होगा जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया के पास 1 सेल होता है, इसलिए इसे हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लांट्स हमारा बहुत
बहुत सारा सेल से बना होता है, इसलिए इसको भी हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसी तरह एनिमल भी हमारा बहुत तरह का सेल से बना होता है, इसलिए इसको भी हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लेकिन देखिए नॉन सेलुलर का डेफिनेशन क्या है, डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कोई भी सेल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा वायरस है, वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होता है, इसलिए वायरस हमारा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल जा रहा है, देखिए यूनी का मतलब होता है एक, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेगा। वहीं मल्टी सेलुलर, मल्टी यानी बहुत तरह के सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहला जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। डेफिनेशन के पर भी एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो यूनिसेलुलर देखिए कंजिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हमारा एक सेल से बना होता है, इसलिए बैक्टीरिया हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंजिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल, यानी ये हमारा बहुत तरह के सेल से, बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग मल्टी सेलुलर कह देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि ह्यूमंस हम लोग खुद मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स हमारा बहुत तरह के सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए प्लांट्स भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो देखिए हमारा एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें हम लोग प्रोकैरियोट्स कह देते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं हम लोग उसे यूकैरियोट्स कह देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब कि पुराना तरह का सेल है, इसके पास बहुत सारा चीज़ एब्सेंट रहेगा, मतलब कि ये हमारा पुराना वर्जन है। जैसे कि बाइक का वर्जन आता है, एक ओल्ड वर्जन रहता है, एक न्यू वर्जन आता है। तो जो ओल्ड वर्जन होता है उसमें बहुत सारा फंक्शन नहीं रहता है, उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारा फंक्शन हमारा नहीं रहेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये हमारा एडवांस है, मतलब कि इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला चीज़ देखिए, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस क्या था, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में क्या होगा क्या नहीं होगा डिसाइड करता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, किस सेल में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस नहीं रहता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो इसमें न्यूक्लियस हमारा क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेगा वो हमारा यूकैरियोटिक सेल में रहेगा, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए साइज ऑफ सेल स्मॉल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, स्मॉल है। वहीं साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल हमारा क्या होता है, लार्ज होता है। कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सारा कुछ हमारा वैक्यूल हो गया, ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन यही जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट रहता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस सारा कुछ मिलता है। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल में हम लोग याद रख सकते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वहीं पर हमारा प्लांट्स और एनिमल हमारा यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा बैक्टीरिया का सेल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, उसका जो अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल के बाउंड्रीज के बारे में, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन के बारे में। ये सेल है, सेल का जो दीवार है इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि सेल का मेम्ब्रेन या सेल का दीवार क्या होता है। तो जो देखिए सेल, ये हमारा सेल है, तो सेल का ये वाला जो पार्ट है, ये जो कवर है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर से क्या कहते हैं, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग चीज़ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल डैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखिए, सेल का सबसे बाहर का जो कवरिंग है उसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर चीज़ है और जो सेल के बाहर चीज़ है, ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। कौन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन या फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आपके घर का जो दीवार है आपके घर के अंदर के चीज़ को और घर के बाहर के चीज़ों को सेपरेट करता है, उसी तरह जो सेल का दीवार है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी हमारा सेल के अंदर और सेल के बाहर की चीज़ों को अलग अलग करता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा डेफिनेशन इसका कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से सारा कुछ अंदर बाहर नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ सेल के अंदर जा सकता है, कुछ चीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ सेल के अंदर से बाहर जा सकता है और सेल के अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेलेक्ट करता है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है। अब इसी चलते इस सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर आने देता है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर नहीं आने देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। देखिए, ये हमारा सेल हो गया, तो सेल का ये वाला पार्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बाहर भी एक कवर होता है जो कि हमें प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सेल का क्या कहते हैं? वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और दीवार अगर आ जाता है तो उस दीवार का नाम क्या हो जाता है? सेल वॉल हो जाता है, जो कि आपको कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है हमारा सेल वॉल। प्लांट सेल हैव एडिशनल कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि प्लांट के सेल के पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि ये हमारा जो सेल वॉल है हमारा सेलुलोज नाम के चीज़ से बना हुआ है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज होता है, उसी तरह हमारा ग्लूकोज का ही कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज ज्वाइन होकर क्या बनाता है? सेलुलोज बनाता है, और इसी चीज़ से हमारा क्या बना होता है? सेल वॉल बना होता है। तो आपसे याद रखिएगा सिंपल कि सेल वॉल हमारा सेलुलोज से बना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये हमारा सेल के अंदर सारा कुछ कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि आपका प्ले होगा, आपका आज पढ़ाई होगा या प्ले होगा, या फिर से आपका एक्सरसाइज होगा, या फिर से क्या होगा, आपके स्कूल में क्या होगा आपका प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। उसी तरह सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल के अंदर आज क्या होने वाला है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस डिसाइड करता है। तो ये हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि इसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, दीवार होता है, जो कि हमारा कहाँ मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाला चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस क्या है? ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि कहाँ मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। ऑर्गेनेलिज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्गेनेलिज मतलब कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर मिलता है। कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। अब क्या इसका फंक्शन है? देखिए, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कौन? हमारा न्यूक्लियस। कि सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा, सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस डिसाइड करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये हमारा न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है।
अब डीएनए क्या होता है भाई? तो देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए से ही क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर जाता है। जैसे कि आपका और आपके पापा का हेयर का कलर ब्लैक है तो ये डीएनए के कारण ही हुआ है, क्योंकि आपके पापा में से डीएनए आप में आया है और यही डीएनए आप में आता है, इसलिए ये हमारा हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। और ये हमारा डीएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और होता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियाइड क्या है। न्यूक्लियाइड देखिए क्या है, तो रीजन न्यूक्लियाइड इज अ रीजन इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड। देखिए यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो जो डीएनए है वो सेल है, हमारा सेल है। अब डीएनए इसी के अंदर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो जिस जगह पर हमारा डीएनए पड़ा हुआ है उस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। यानी कि एक तरह का जगह है जहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा हुआ है, किस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, उसी जगह को हम लोग न्यूक्लियाइड कह देते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में हमारा मिलता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और साथ में बात करेंगे हम लोग राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईआर भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो ये बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए अ लार्ज ऑर्गेनेलिज दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो देखिए ये हमारा एक ऑर्गेनेलिज है जो कि जालों की तरह हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हमारा जालों की तरह कहाँ पड़ा होता है, ऐसे ऐसे पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी जाला की तरह स्ट्रक्चर हमारा सेल के अंदर है। देखिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर आपको मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसका फंक्शन आपको क्या होता है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए प्ले की रोल इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड सम हार्मोन्स। यानी कि ये हमारा क्या करता है, बनाता है किस चीज़ को, प्रोटीन को बनाता है, फैट को बनाता है और कुछ हार्मोन्स को बनाता है, और उसको सेल के मतलब बॉडी में यानी सेल के अंदर अलग अलग जगह तक ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है। यानी सिंथेसिस भी करता है, बनाता भी है प्रोटीन, फैट और हार्मोन को, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करता है। हमारा कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमारा इस तरह से जाला की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसी को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में हम आरईआर कहते हैं। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसीआर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लुक्स रफ बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो देखिए डॉट 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 तरह लग गया, तो इससे हमारा रफ महसूस होगा, रुखरा महसूस होगा, इसलिए इस वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, जिस पर हमारा राइबोसोम मोती की तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मोती की तरह जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखिए जिससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा राइबोसोम यानी मोती की तरह का स्ट्रक्चर लग गया, उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। और जिस पर नहीं लगा हुआ है मोती की तरह स्ट्रक्चर, जो हमारा स्मूथ चिकना दिख रहा है, उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। अब देखिए इन दोनों का फंक्शन क्या है। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ये हमारा प्रोटीन को बनाता है और उसको सिक्रेट करता है। यानी प्रोटीन को बनाना और उसको सिक्रेट करना किसका काम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वहीं जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा इसका क्या फंक्शन है, तो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन। तो ये हमारा सिंथेसिस करता है, यानी किसको बनाता है, फैट और हार्मोन को बनाता है और उसको
स्टोर भी करता है। लेकिन जो मेन फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका क्या है, प्रोटीन का बनाना। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ चीज़ों को बनाता है, जैसे कि फैट को बनाता है और हार्मोन्स को बनाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर ये वाला PDF आपको अपलोडेड मिल जाएगा। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है। तो देखिए, टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिल सकता है या फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको लगा हुआ मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, राइबोसोम है। अब इसका फंक्शन क्या है राइबोसोम का, तो देखिए इसका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही हमारा क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यानी राइबोसोम हमारा प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में कि ये गोल्गी एपरेटस क्या होता है। कुछ इस तरह से हमारा सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। तो गोल्गी एपरेटस को हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है, लेटर को अलग अलग करके डिफरेंट जगहों तक पहुंचाना हमारा पोस्ट ऑफिस का काम होता है। उसी तरह जो गोल्गी एपरेटस है, इसका भी क्या फंक्शन है, जो प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया या फिर से लिपिड हो गया, उसको पैक करता है और डिफरेंट जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस को क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, तो इट मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन लिपिड इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो देखिए ये हमारा मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, यानी प्रोटीन जो बना उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेगा, उसको छोटे छोटे वेसल्स में पैक करेगा, यानी छोटा छोटा उसको वेसल्स बनाएगा उसका। उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा और उसका सिक्रेशन करने में भी मदद करेगा। साथ में सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है लाइसोसोम, उसको बनाने में भी कौन मदद करता है, तो हमारा गोल्गी एपरेटस करता है। लाइसोसोम क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग अब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लाइसोसोम बनाने में कौन मदद करता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो देखिए लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। और जितना चीज़ आप देख रहे हैं वो सेल के अंदर हमारा देखने को मिलता है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या है, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और सैक फिल्ड विथ एंजाइम। तो एक तरह का देखिए एक लेयर का दीवार से, जैसे कि सेल है तो इसके अंदर एक लेयर के दीवार, एक पतला सा दीवार से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि, और इसमें क्या भरा होता है, तो इसके अंदर एंजाइम भरा होता है। अब देखिए इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, तो देखिए जब ये सेल मतलब कि डैमेज हो जाता है तो ये जो हमारा लाइसोसोम का दीवार है टूट जाता है और इसमें से जो केमिकल है, एंजाइम है, वो बाहर निकल जाता है और ये पूरे सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि ये एंजाइम बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि जब लाइसोसोम क्या करता है, जब सेल हमारा डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और ये फटता है तो इसमें से जो एंजाइम निकलता है वो पूरे सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे प्लास्टिड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैक्यूल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे सेल में एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि आपका जो पावर हाउस होता है
वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके घर में लाइट वगैरह बढ़ता है, जलता है। उसी तरह जो सेल के अंदर एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब याद रखिएगा कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितना दीवार होता है, मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन होता है। देखिए एक ये बाहर वाला दीवार दिख रहा है और एक आपको एक इस तरह से ऐसे ऐसे दीवार दिख रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितना दीवार होता है, मेम्ब्रेन होता है, तो 2 मेम्ब्रेन होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा क्योंकि हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। तो देखिए प्लास्टिड एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है प्लांट में, जो कि यूज्ड होता है किस लिए? फूड को बनाने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए। यानी प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि हमारा उस फूड को सिंथेसाइज यानी कि फूड को बनाने में और उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि 3 तरह का हमारा प्लास्टिड होता है। पहला हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्लास्टिड हमारा 3 तरह का होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। और इसका काम क्या है? तो फूड को बनाना प्लांट के अंदर और उसको स्टोर करके रखना हमारा प्लास्टिड का काम होता है। ये सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये वैक्यूल क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल डैट कंटेन सेल सैप फ्लूइड, सेल सैप जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। देखिए सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्लांट सेल है और इसके अंदर ये जो चीज़ दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड लिक्विड पड़ा होता है इसे हम लोग सेल सैप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। और ये जो दीवार है सिंगल लेयर का होता है, इस दीवार को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी इस जो दीवार ये दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में। क्या कि डिफ्यूज़न क्या है, ये ऑस्मोसिस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इट इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अल्टिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज अचीव्ड। तो देखिए ये हमारा क्या है? किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ही क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए CO2 गैस है, तो इस वाले डब्बा में गैस ज़्यादा है, इस वाले डब्बा में गैस कम है। तो इस डब्बा को अगर दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो इस डब्बा से इस डब्बा में हमारा गैस मूव करेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों डब्बे में गैस क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? डिफ्यूज़न कह देते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से, हाई जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पर कम है उसके तरफ मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। अब डिफ्यूज़न किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम डिफ्यूज़न कह सकते हैं। जैसे कि गैस का हो रहा है, जैसे कि CO2 का, जैसे कि ऑक्सीजन का, जैसे कि अगर पानी का भी मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो रहा है तो उसको भी हम लोग डिफ्यूज़न कह सकते हैं। अब बात आता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल केस हमारा क्या है? ऑस्मोसिस है। डिफ्यूज़न में क्या होता था? हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता था, यानी कि वो मॉलिक्यूल हमारा गैस हो सकता है जैसे कि CO2 हो गया, या फिर से लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि वाटर हो गया। लेकिन अगर सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो रहा है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ पानी का ही मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पर गैस का अगर हो रहा है, यहाँ CO2 अगर हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, उसको हम डिफ्यूज़न कहेंगे। लेकिन अगर पानी का मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं और उसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर पानी का हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
लेकिन अगर CO2 यानी गैस का मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। यानी सिंपल आप याद रखेंगे, डिफ्यूज़न में किसी भी चीज़ का मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो सकता है, लेकिन अगर पानी का हाई से लो की तरफ हो रहा है तो उसे ही हम सिर्फ क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। जैसे कि देखिए लिखा भी गया है, पैसेज ऑफ वाटर, और क्या लिखा गया है, वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। यानी हाई से लो की तरफ अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप पूछेंगे कि ऑस्मोसिस कह रहे हैं तो क्या डिफ्यूज़न नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़न में किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो सकता है, वो चाहे वो पानी हो या फिर से गैस हो। लेकिन अगर सिर्फ पानी हो रहा है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बात आता है, 3 तरह का हमारा सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आप सेल को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर से शुगर का सॉल्यूशन हो सकता है, तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा या सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, ये इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हमारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, क्या है, हाइपोटोनिक है, मतलब कि सेल के अंदर क्या है, पानी कम है। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब कि हाइपो मतलब कम होता है, और सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर सेल के अंदर पानी कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक कहेंगे। यानी जिस डब्बा में रखा हुआ है तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और सेल के अंदर भी पानी है, तो अगर सेल के अंदर पानी कम है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, अगर सेल के अंदर पानी कम है और डब्बा में पानी ज़्यादा है तो पानी डब्बा से सेल के अंदर जाएगा। तो अगर पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा, सेल हमारा पानी को ऑब्जर्व करके सेल स्वेल अप हो जाएगा, सेल फूल जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सेल हमारा फूलता है, स्वेल अप हो जाता है। वहीं जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें क्या होता है, सेल के अंदर पानी और जो सेल डब्बा में रखा हुआ है उसमें पानी, दोनों में पानी बराबर है। अगर पानी बराबर है तो ना सेल से पानी बाहर निकलेगा और ना सेल के अंदर पानी जाएगा, तो सेल का साइज भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना सेल में से पानी निकल रहा है और ना सेल में पानी आ रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए लिखा भी गया है, मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जहाँ पर रखा हुआ है उसमें उसके मीडियम में पानी और सेल के अंदर पानी बराबर है, इसलिए ना ही सेल से पानी बाहर निकलेगा ना सेल के अंदर पानी जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें सेल का साइज क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपर मतलब ज़्यादा, अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है मीडियम के कंपैरिजन में तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए ये हमारा मीडियम है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये सेल है, सेल के अंदर भी पानी है। अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है तो पानी कहाँ से कहाँ जाता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ। यानी सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है, तो सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। अगर सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। ये सेल है, सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, अब पानी निकलेगा तो सेल हमारा क्या होगा, धीरे धीरे पिचकेगा, छोटा होता जाएगा। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल हमारा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वहीं जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल हमारा फूल जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज सेम रहता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पिचक जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीज़न के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और यहाँ पर आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि ये हमारा सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न यानी कि सेल का बंटवारा, यानी सेल हमारा अब क्या होगा, टूटेगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं एक बार, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नया सेल बनता है पुराने वाले सेल से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल यानी सेल है, डिवीज़न यानी सेल का बंटवारा, यानी एक सेल से हमारा 2 सेल या फिर से ज़्यादा सेल भी बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। यानी सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने सेल से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेल डिवीज़न हमारा 2 तरह से होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब ये माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, आइए हम लोग समझ लेते हैं।
तो माइटोसिस देखिए क्या होता है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी एक सेल डिवाइड होकर माइटोसिस जब होता है तो दो सेल बनाता है। माइटोसिस जो प्रोसेस है इसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, और जो दो सेल बनता है वो क्या होता है, एकदम पहले वाले सेल का कॉपी होता है। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो जो नया सेल बनता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही रहता है, यानी कि पहले वाले सेल की तरह ही नया सेल हमारा बनता है। और जैसे कि आपका स्किन है, चोट लग रहा है, डैमेज हो जा रहा है आपका हाथ या कहीं पर भी, तो जो नया सेल बन रहा है वो किस तरह किस प्रोसेस से बन रहा है, तो माइटोसिस से ही बन रहा है। लेकिन वही जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे कि स्पर्म हो गया, फीमेल में एग हो गया, ये सब जो सेल है किस प्रोसेस से बनता है, तो मियोसिस से बनता है। देखिए मियोसिस क्या होता है, तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस गैमिट। तो जो गैमिट है, जैसे कि मेल में स्पर्म हो गया और फीमेल में एग हो गया, ये सब हमारा किस प्रोसेस से बनता है, मियोसिस से बनता है। लेकिन जो ज़्यादातर सेल डिवीज़न हमारे बॉडी में होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस होता है, जिसमें एक सेल टूटकर दो सेल बनाता है। और जो मियोसिस होता है इसमें एक सेल से हमारा एक बार में 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। यह चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि माइटोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है, तो आप याद रखिएगा एक सेल से 2 सेल बनता है। पूछा जाएगा कि मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है, तो एक सेल से 4 सेल बनता है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो माइटोसिस है उसमें क्रोमोसोम सेम रहता है पहले वाले सेल में और बाद वाले सेल में भी। जैसे कि देखिए पहले वाले सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब पूछेंगे क्रोमोसोम क्या है, तो वही डीएनए जो हमारा होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में सेल के अंदर पड़ा होता है, यानी यही हमारा क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो इसमें 46 क्रोमोसोम होता है, जो नया सेल बनता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें पुराने सेल में तो 46 क्रोमोसोम रहता है, लेकिन जो टूटकर बनता है नया सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखिए 23 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया, यानी कि जो नया सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कम जाता है। तो माइटोसिस और मियोसिस भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ एक बार फिर से। सेल डिवीज़न यानी सेल का टूटना, एक सेल से बहुत सारा सेल या 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल बनना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। सेल डिवीज़न कितना तरह का होता है, 2 तरह का, एक माइटोसिस होता है, एक और मियोसिस होता है। अब जो ज़्यादातर हमारा बॉडी के अंदर होता है कौन सा सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनता है ज़्यादातर हमारे बॉडी में। वहीं जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म हो गया और फीमेल में एग हो गया, जिसके मिलने से हमारा फर्टिलाइजेशन होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो जो स्पर्म और वो एग है वो किस सेल डिवीज़न से बनता है, तो हमारा मियोसिस प्रोसेस से बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है और मियोसिस में एक सेल से हमारा 4 सेल बनता है। इतना आप याद रखते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो देखिए चैप्टर हमारा कितना 40 मिनट में मैंने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरह से फिनिश कर दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट अगर अभी भी बचा हुआ है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको तुरंत उसका क्लियर कर दूंगा। और आपका ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहीं पर से ये नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है। और किसी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको अगर छोटा सा भी डाउट है कि माइटोसिस समझ में नहीं आया तो नीचे माइटोसिस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर से अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में भी मैं आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। और इसी तरह आपका पूरा क्लास 9 का सिलेबस न्यू एनसीईआरटी से इस चैनल पर कराया जाएगा, चाहे वो सोशल साइंस का बुक अभी नहीं आया आ जाएगा। उसके बाद आपका जो साइंस है तो साइंस पूरा कराया जाएगा, सोशल साइंस आपका पूरा कराया जाएगा, इंग्लिश आपका पूरा कराया जाएगा, मैथ आपका पूरा कराया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन का सेट, साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सारा कुछ इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, ताकि आपका 9th का तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शानदार तरीके से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।